जब मुंबई के बांद्रा कोर्ट में ये शब्द गूंजे, ना मैं तलाक दूंगी ना इनके साथ रहूंगी, तो एक पल के लिए समय जैसे रुक सा गया। जज साहब ने अपनी कलम को हवा में रोक दिया। वकीलों ने एक दूसरे की ओर देखा और पीछे बैठी भीड़ में एक अजीब सी खामोशी और सनसनी फैल गई। कटघरे में खड़ी थी 29 साल की प्रिया शर्मा, जिसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। महंगी जॉर्जेट की साड़ी, उससे मेल खाती जूलरी और होठों पर एक रहस्यमयी हल्की मुस्कान। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी जिंदगी में कोई तूफान मचा हुआ है। उसके ठीक सामने खड़ा था उसका पति आरव कपूर, एक टूटा हुआ इंसान जिसकी आंखों की लालिमा और चेहरे की बेबसी उसकी कहानी चीख चीख कर बयान कर रही थी। आरव ने जज साहब से सिर्फ एक गुहार लगाई थी, जज साहब, मैं अपनी पत्नी के साथ सुलह करना चाहता हूं, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं, लेकिन अगर वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो कृपया मुझे तलाक दे दें। मुझे इस घुटन भरी जिंदगी से आजादी चाहिए। जज साहब ने प्रिया की ओर देखते हुए सवाल किया, श्रीमती प्रिया शर्मा, आप क्या चाहती हैं? अब सभी की निगाहें प्रिया पर टिक गईं। प्रिया के होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान फिर से उभर आई। उसने जज साहब की आंखों में बिना पलक झपकाए अपनी ठंडी और सधी हुई आवाज में कहा, मैं इनसे अपनी पूरी जिंदगी गुजारा भत्ता लूंगी, ना मैं इनके साथ रहूंगी और ना ही इन्हें तलाक दूंगी। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा और मेज पर रख दिया। उनके चेहरे पर गुस्सा और हैरानी एक साथ नजर आए। श्रीमती प्रिया, ना आपको अपने पति के साथ रहना है और ना ही आप उन्हें तलाक देना चाहती हैं। ये कोर्ट है, कोई नाटक घर नहीं। प्रिया ने बिना किसी हिचक के जवाब दिया, मैं कोई नाटक नहीं कर रही जज साहब, मेरा यही फैसला है और ये पूरी तरह अटल है। ये सुनते ही आरव कटघरे में लगभग लड़खड़ा गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जज अशोक मेहता को समझ आ गया था कि यह कोई साधारण वैवाहिक विवाद नहीं है। यह एक ऐसी पहेली थी जिसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था। उन्होंने हथौड़ा मेज पर मारा। ऑर्डर, ऑन ऑर्डर। पूरा कोर्ट रूम शांत हो गया। आरव के वकील शर्मा जी खड़े हुए और बोले, माय लॉर्ड, यह मेरे मुवक्किल के मानवाधिकारों का हनन है। यह मानसिक क्रूरता की हद है। लेकिन प्रिया के वकील ने मुस्कुराते हुए तुरंत जवाब दिया, माय लॉर्ड, कानून में कहीं नहीं लिखा कि अगर पत्नी साथ नहीं रहना चाहती तो उसे तलाक देना ही होगा। यह मेरी मुवक्किल का अधिकार है। आरव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज में एक हताश पति का दर्द साफ झलक रहा था। जज साहब, मैं आज भी प्रिया के साथ अपना घर बसाना चाहता हूं। मैंने उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश की, उसकी मां से बात की, रिश्तेदारों और दोस्तों से कहलवाया, लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं। आरव की आंखें आंसुओं से भर आईं। जज साहब हैरान थे। एक तरफ एक बेबस पति था जो आजादी की भीख मांग रहा था और दूसरी तरफ एक रहस्यमयी पत्नी जो उसे एक अदृश्य जंजीर में बांधे रखना चाहती थी। जज साहब ने प्रिया की ओर देखा और पूछा, श्रीमती प्रिया शर्मा, आपके पति कह रहे हैं कि वह आपके साथ रहना चाहते हैं, फिर आपको क्या परेशानी है? प्रिया ने एक ठंडी नजर आरव पर डाली, जैसे वह कोई तुच्छ चीज हो। फिर उसने जज साहब की ओर देखकर सपाट लहजे में कहा, जहां इज्जत ही ना हो वहां रहकर क्या करूंगी? जज साहब, इज्जत? आरव लगभग चीख पड़ा। मैंने तुम्हें कौन सी बेइज्जती दी प्रिया? कम से कम बताओ तो। प्रिया ने एक व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, वह मैं आपको नहीं, जज साहब को बताऊंगी। आरव के वकील ने तुरंत खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल पर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। यह सिर्फ मेरे मुवक्किल को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की साजिश है। प्रिया के वकील ने तुरंत आपत्ति जताई। ऑब्जेक्शन, माय लॉर्ड, मेरी मुवक्किल के पास अपनी हर बात का ठोस कारण है। जज साहब ने दोनों वकीलों को शांत कराया और प्रिया से सीधा सवाल किया, ठीक है प्रिया जी, आप बताइए, अपने पति से आपकी क्या शिकायत है? क्या इन्होंने आपके साथ कोई मारपीट की, कोई घरेलू हिंसा? प्रिया ने एक पल सोचा, फिर बोली, नहीं जज साहब, इन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया। क्या इन्होंने दहेज की मांग की? जज साहब ने अगला सवाल किया। प्रिया ने इसका भी इनकार कर दिया। आरव के चेहरे पर एक पल के लिए राहत की झलक आई, लेकिन प्रिया के अगले शब्दों ने उस राहत को चकनाचूर कर दिया। लेकिन जज साहब, जख्म सिर्फ शरीर पर नहीं लगते,
दिल पर लगे जख्म कहीं ज्यादा गहरे और दर्दनाक होते हैं। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज साहब ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है प्रिया जी, मुझे पूरी कहानी बताइए। आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? प्रिया की नजरें एक पल के लिए आरव से मिलीं और उसकी आंखों में नफरत की जगह एक पुरानी भूली बिसरी याद की चमक नजर आई। जज साहब, हमारी कहानी किसी फिल्मी किताब की तरह शुरू हुई थी। हम एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में मिले थे। आरव की आंखों में मुझे एक अनोखी सादगी और गहराई दिखी थी। वह एक छोटे शहर से आए थे। उनकी दुनिया मेहनत और भविष्य की योजनाओं के इर्द गिर्द घूमती थी। और मैं अपनी जिंदगी को बड़े सपनों और आजादी के साथ जीना चाहती थी। उनकी नजरों में मेरे लिए जो सम्मान था, उसने मुझे पहली ही मुलाकात में उनकी ओर खींच लिया। उस मुलाकात के बाद हमारी बातें शुरू हुईं, जो घंटों तक फोन पर चलती थीं। उन्हें मेरा बिंदास अंदाज, मेरा खुलकर हंसना और जिंदगी को जीने का जज्बा पसंद था, और मुझे उनकी सादगी और बातों में छिपी सच्चाई। आरव ने मुझसे कहा था, प्रिया, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि तुम्हें हमेशा अपनी जिंदगी की सबसे खास इंसान बनाकर रखूंगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरी जिम्मेदारी होगी। मैंने मजाक में पूछा था, और अगर मैं कुछ ऐसा मांग लूं जो तुम दे ना सको? आरव ने जवाब दिया था, मैं तुम्हारे लिए तारे भी तोड़ लाऊंगा प्रिया। बताते हुए प्रिया की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। उस एक वादे पर मैंने अपनी पूरी दुनिया उनके नाम कर दी थी। जज साहब, कौन सी लड़की ऐसे वादों पर यकीन नहीं करेगी? मुझे लगा था कि मुझे मेरा हमसफर मिल गया है। शादी के दिन आरव ने मुझसे कहा था, प्रिया, आज से तुम्हारा हर सुख मेरा है और तुम्हारा हर दुख भी मेरा। हम कभी जुदा नहीं होंगे। मैंने अपने माता पिता, अपना घर, अपने सपने, सब कुछ पीछे छोड़कर उनके साथ एक नई जिंदगी शुरू की। मुझे लगा था कि मेरी दुनिया अब सिर्फ खुशियों से भरेगी। प्रिया की आवाज अचानक सख्त हो गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि जो सपनों का महल मैं बुन रही थी, वह शादी के कुछ महीनों बाद ही टूटकर बिखर जाएगा, और उन टुकड़ों ने मेरे दिल को हर दिन चुभना शुरू कर दिया। जज साहब ने गहरी सांस ली और पूछा, तो फिर यह सब कैसे बदल गया? ऐसा क्या हुआ कि यह खूबसूरत कहानी एक दुखद मोड़ पर आ गई? प्रिया ने अपनी नम आंखें उठाईं, जिनमें शिकायतों का एक जलता हुआ अंगारा था। उसकी आवाज, जो पहले कांप रही थी, अब तेज और कटीली हो गई थी। तूफान? जज साहब, तूफान तो एक बार आता है और सब कुछ तबाह करके चला जाता है। मेरी जिंदगी में तो हर दिन एक नया बवंडर उठता था, जिसने धीरे धीरे मेरी हर खुशी को लील लिया। प्रिया एक कदम आगे बढ़ी और आरव की ओर उंगली उठाकर बोली, शादी को 3 साल हो गए। जज साहब, क्या आप यकीन करेंगे, इन 3 सालों में यह मुझे एक बार भी कहीं घुमाने नहीं ले गए। जिस इंसान ने तारे तोड़ने की बात की थी, उसने मुझे एक छोटे से फ्लैट की 4 दीवारों में कैद कर दिया। मेरे लिए मुंबई सिर्फ उस 2 कमरे के फ्लैट तक सिमट गई थी। वह मुझे अपनी रानी बनाने की बात करते थे, लेकिन मुझे एक ऐसी कैदी बना दिया जिसकी जिंदगी सुबह किचन से शुरू होती थी और रात को उनके इंतजार में खत्म। कोर्ट में बैठी कुछ महिलाएं एक दूसरे की ओर देखने लगीं। यह एक ऐसी शिकायत थी जिसे कई लोग समझ सकते थे। प्रिया की आवाज और तेज हो गई। इस इंसान ने, जज साहब, इस इंसान ने मुझे मेरे करियर की शुरुआत तक नहीं करने दी। कभी कोई बहाना तो कभी कोई और। मेरे जन्मदिन, जो मेरे लिए सबसे खास दिन होता था, पहले साल इन्होंने कहा कि इस बार कुछ जरूरी काम आ गया, अगली बार बड़ी पार्टी करेंगे। दूसरे साल यह भूल ही गए। मैंने वह दिन आंसुओं में डूबकर बिताया। जज साहब, इन्हें मेरा प्यार नहीं, मेरी खुशियां नहीं, सिर्फ अपना काम और अपनी सुविधा याद रहती थी। आरव कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा। प्रिया, यह सच नहीं है, चुप रहो। प्रिया लगभग चीख पड़ी, आज मुझे बोलने दो। जज साहब, इस घर में मेरी कोई पहचान ही नहीं थी। मैं इनकी पत्नी थी, लेकिन घर का हर फैसला इनकी मां लेती थी। मेरी राय की कीमत उस घर में कूड़े से भी कम थी। उसकी आवाज में अब दर्द और गुस्सा एक साथ घुल गए थे। और हद तो तब हो गई जज साहब, जब मैं तेज बुखार में तड़प रही थी। मेरा शरीर टूट रहा था। मैंने इनसे बस इतना कहा कि जल्दी घर आ जाओ और मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपनी मां को फोन करके कह दिया, मम्मी, प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है, आप उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। जज साहब,
मैं बुखार में जल रही थी और सुनिए, इनकी माँ ने क्या किया। उन्होंने अपना देसी नुस्खा एक कड़वा काढ़ा बनाकर मुझे पिला दिया। और मेरे ये पति, इन्होंने दोबारा फोन करके मेरी तबीयत पूछने की भी जहमत नहीं उठाई। आखिरकार मेरी माँ का फोन आया। जब मैंने उन्हें अपनी हालत बताई तो वह मुझे डॉक्टर के पास ले गईं। तब जाकर मुझे कुछ राहत मिली। उसके बाद मेरी माँ ने कई बार फोन करके मेरा हालचाल पूछा, लेकिन इन महानुभाव ने एक बार भी नहीं। आप ही बताइए जज साहब, इन्हें पत्नी चाहिए थी या नौकरानी? जब यह मुझे पत्नी का हक ही नहीं देना चाहते थे तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। कोर्ट रूम में एक गहरी खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ प्रिया की सिसकियां तोड़ रही थीं। आरव का चेहरा ऐसा फीका पड़ गया जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसने कांपते होठों से जज साहब से कुछ कहने की इजाजत मांगी। जज साहब ने सिर हिलाकर अनुमति दी। आरव ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर बोलना शुरू किया। जज साहब, हाँ, यह सच है कि मैं प्रिया को कहीं घुमाने नहीं ले गया, लेकिन मेरी भी अपनी मजबूरियां थीं। मुंबई जैसे शहर में एक सैलरी से घर का किराया, माँ की दवाइयां, महीने का खर्च और ऑफिस की जिम्मेदारियां। मैं शौक पूरे करता या घर चलाता, लेकिन मैंने प्रिया से वादा किया था कि मेरा प्रमोशन होते ही मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। उसकी आवाज में एक मध्यम वर्गीय इंसान की लाचारी साफ झलक रही थी। प्रिया, तुम्हारे पहले जन्मदिन की बात, हाँ, मैं उस दिन लेट हो गया था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फूलों का गुलदस्ता और तुम्हारी पसंदीदा मिठाई लेकर आया था। वह कोई महंगा तोहफा नहीं था, लेकिन उसमें मेरा दिल था। लेकिन तुम्हें वह मिठाई नहीं, किसी 5 स्टार होटल में डिनर चाहिए था, जो उस महीने मेरे बजट से बाहर था। क्या प्यार की कीमत तोहफे की कीमत से तय होती है? आरव की आवाज भर्रा गई। और वह दिन जब तुम्हारी तबीयत खराब थी, हाँ, मैं नहीं आ सका। मेरे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी। अगर मैं उस दिन छुट्टी लेता तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी, और यह नौकरी मैं अपने परिवार के लिए करता हूं प्रिया। तुम्हारे सपनों को पूरा करने के लिए ही तो दिन रात मेहनत करता हूं। मैंने माँ को फोन किया, उन्हें कहा कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। माँ ने तुम्हें घरेलू दवा दी, तुम्हारा ख्याल रखा। हाँ, शायद वह तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं ले गईं, क्योंकि उन्हें अपने नुस्खे पर भरोसा था। वह मुझे भी वही काढ़ा पिलाती हैं। लेकिन क्या यह मेरा गुनाह था कि मैंने अपनी माँ से मदद मांग ली? आरव ने जज साहब की ओर देखा और कहा, जज साहब, मैं इसे रानी शायद नहीं बना सका, मैं तारे नहीं ला सका। मैं एक आम इंसान हूं जो अपने परिवार को एक सम्मानजनक जिंदगी देने की कोशिश कर रहा था। शायद मेरी कोशिशें प्रिया की उम्मीदों से छोटी पड़ गईं। आरव के शब्दों ने कोर्ट रूम का माहौल बदल दिया। कहानी अब उतनी एकतरफा नहीं लग रही थी। सहानुभूति अब 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। जज साहब ने सारी बातों को गौर से सुना और फिर प्रिया की ओर देखा, जिनकी आंखों में अभी भी शिकायतें थीं। उन्होंने संयम से कहा, श्रीमती प्रिया, मैंने आपकी बातें सुनी। कहीं घुमाने ना ले जाना, जन्मदिन पर महंगा तोहफा ना देना या आपकी राय ना लेना, ये बातें निश्चित रूप से दिल को चोट पहुंचाती हैं। लेकिन क्या ये कारण इतने बड़े हैं कि आप अपने पति से अलग हो जाएं? पति पत्नी के रिश्ते में छोटी मोटी बातों पर तनाव तो आता है, लेकिन इनके लिए रिश्ता तोड़ना समझदारी नहीं है। इससे पहले कि प्रिया जवाब देती, कोर्ट रूम में पीछे से एक तेज और भावुक आवाज गूंजी, जज साहब, आप प्रिया को गलत समझ रहे हैं, क्योंकि इसने आपको इस आदमी के जुल्मों की पूरी कहानी अभी तक नहीं बताई। मैं बताऊंगी कि इसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। सबकी नजरें उस आवाज की ओर मुड़ी। भीड़ में खड़ी थीं एक 62 साल की महिला, जिनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर अपनी बेटी के लिए लड़ने का जज्बा था। ये थीं प्रिया की मां, सुशीला राव। एक कोर्ट कर्मचारी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, कृपया बैठ जाइए, जब आपको बुलाया जाएगा तभी आइए। लेकिन सुशीला राव रुकी नहीं। प्रिया मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है, मैं चुप नहीं रह सकती। उनकी आवाज में इतनी पीड़ा थी कि जज साहब ने कर्मचारी को इशारे से रोक दिया, उन्हें आगे आने दीजिए। सुशीला राव कटघरे के पास आकर खड़ी हो गईं। उनकी सांसें फूल रही थीं। जज साहब, मेरी बेटी ने इस आदमी की सारी सच्चाई आपको नहीं बताई।
असली अपमान तो मेरी बेटी ने सहे हैं। जब भी मेरे घर यानी प्रिया के मायके में या रिश्तेदारों में कोई शादी ब्याह का समारोह होता था, यह साहब कभी इसके साथ नहीं जाते थे। मेरी बेटी अकेली जाती थी। लोग पूछते थे, तुम्हारा पति कहाँ है? मेरी बेटी क्या जवाब देती? सबके सामने उसका सिर शर्म से झुक जाता था। बताइए, क्या यह मानसिक प्रताड़ना नहीं है? आरव ने तुरंत अपना बचाव किया। जज साहब, यह पूरी तरह सच नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं कभी किसी समारोह में नहीं गया। हाँ, एक बार प्रिया के मामा के बेटे की शादी में मैं नहीं जा सका क्योंकि मेरी कंपनी में साल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था। मेरा वहां रहना जरूरी था। मैंने प्रिया को यह बात समझाई थी, अगर नौकरी नहीं रहेगी तो घर कैसे चलेगा? सुशीला राव और भड़क गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, यह सब बहाने हैं जज साहब। हर बार इनके पास कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है। शादी ब्याह तो छोड़िए, जब प्रिया के पिताजी का देहांत हुआ था तब भी यह उसके साथ नहीं था। हमारी दुनिया उजड़ गई थी। मेरी प्रिया को सहारे की जरूरत थी, लेकिन यह अपनी नौकरी में व्यस्त थे। हमने फोन करके खबर दी, लेकिन जब तक यह आए तब तक अंतिम संस्कार हो चुका था। 4 घंटे बाद पहुंचे थे यह। क्या यही होता है पति का साथ? कोर्ट रूम में खामोशी और गहरी हो गई। प्रिया के आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। वह सिसकते हुए बोली, हाँ जज साहब, उस दिन मुझे लगा कि मेरी दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं है। जिसने मुझसे हर सुख दुख में साथ देने का वादा किया था, वह मेरे सबसे बड़े दुख में मेरे साथ नहीं था। वह दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। जज साहब ने गंभीरता से आरव की ओर देखा। मिस्टर आरव, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आरव का चेहरा लटक गया। उसने गहरी सांस भरते हुए धीमे स्वर में कहना शुरू किया, जज साहब, मैं कसूरवार नहीं हूं। सच कहता हूं, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि पिताजी की तबीयत इतनी बिगड़ जाएगी। मैं ऑफिस के काम से बेंगलुरु गया था और उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। अगर मुझे जरा सा भी शक होता तो मैं कभी नहीं जाता। उसकी आवाज कांपने लगी। जिस पल मुझे फोन पर खबर मिली कि उनका देहांत हो गया, मैंने सारी मीटिंग्स रद्द कर दी। मैंने फ्लाइट बुक करने की कोशिश की, लेकिन टिकट नहीं मिली। मजबूरी में मुझे ट्रेन लेनी पड़ी। पूरी यात्रा मैं बेचैनी में रहा, लेकिन जब तक मैं पहुंचा, अंतिम संस्कार हो चुका था। आरव की आंखें भर आईं। जज साहब, उस दिन जितना दुख प्रिया को हुआ उतना ही मुझे भी। मैं अपनी पत्नी के पिता को अंतिम विदाई भी नहीं दे सका। उस कसक को मैं आज तक ढो रहा हूं। जज साहब आरव की मजबूरी को समझ रहे थे, लेकिन सुशीला राव रुकने वाली नहीं थीं। वह गुस्से और आंसुओं से भरी आवाज में बोलीं, देखा जज साहब, यह हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है। मान लिया उस दिन मजबूरी थी, लेकिन मेरी बेटी जो रोज सहती है, उसका क्या? दिन रात सास के ताने, वह सब का क्या? आप यकीन नहीं करेंगे जज साहब, मेरी बेटी को अपने ससुराल में क्या क्या सुनना पड़ता है। तुम औरत होकर घर नहीं संभाल सकती, खाना ठीक नहीं बनाती, बच्चे का ध्यान नहीं रख सकती। ऐसे हजारों ताने सुनकर मेरी बेटी का दिल पत्थर हो गया है। और जब इसने अपना बिजनेस शुरू करने का सपना देखा तो इस आदमी ने वह भी कुचल दिया। जज साहब देख रहे थे कि सुशीला राव एक एक करके आरव की सारी शिकायतें गिना रही थीं, जो शायद प्रिया भी भूल चुकी थी। प्रिया अपनी मां की बातों के साथ साथ उन पुरानी बातों को याद करके रोने लगी। उसने सिसकते हुए कहा, हाँ जज साहब, मैंने सोचा था कि शादी के बाद भी मैं अपने सपनों को पूरा करूंगी, लेकिन मुझे साफ कह दिया गया कि तुम घर और बच्चा संभालो, बिजनेस नहीं। मेरे सपनों की कोई कीमत ही नहीं थी। जज साहब ने गौर से आरव की ओर देखा। क्या यह सच है मिस्टर आरव? क्या आपने प्रिया को बिजनेस शुरू करने से रोका? उनके सपनों में कोई बाधा नहीं थी, तो फिर क्या परेशानी थी? आरव ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन दृढ़ थी। नहीं जज साहब, मैंने उसे कभी नहीं रोका। हमारी बेटी को कई महीनों से बुखार था, वह बार बार बीमार पड़ रही थी। मैंने बस इतना कहा था कि जब तक बच्ची की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, तब तक थोड़ा इंतजार कर लो, क्योंकि मैं जानता था कि वह घर और बिजनेस दोनों नहीं संभाल पाएगी। मैंने कहा था कि बच्ची की तबीयत ठीक होने के बाद मैं खुद उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करूंगा। और मेरी मां की बात? जज साहब,
डॉक्टर ने बच्ची को बाहर का खाना सख्त मना किया था। माँ बस यही कहती थी कि बाहर का खाना मत खिलाओ, घर का बना खाना दो। लेकिन प्रिया फिर भी उसे पैकेट वाला खाना या इंस्टेंट नूडल्स खिला देती थी। जब माँ टोकती तो प्रिया को गुस्सा आ जाता था। इस बात पर अक्सर घर में झगड़ा हो जाता था। आरव ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैंने हर बार बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन न माँ को समझा सका न प्रिया को। इस सब में सबसे ज्यादा टूटा मैं हूं जज साहब, क्योंकि मैं दोनों के बीच पिस रहा था। कोर्ट का माहौल और भारी हो गया। आरव की आवाज टूट गई और वह कटघरे में सिर झुकाकर रो पड़ा। एक 34 साल का मर्द कोर्ट में फूट फूट कर रो रहा था और पूरे कोर्ट रूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन सुशीला राव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उनकी आंखों में गुस्से की आग थी। यह मगरमच्छ के आंसू हैं जज साहब। सुशीला राव की आवाज तीखी थी। देखिए, ये कैसे रो रहा है। ये सब अपनी गलतियों को छिपाने का नाटक है। ये जो भी दलीलें दे रहा है सब झूठ हैं। ये मेरी बेटी को एक एक पैसे के लिए तरसाता है। इसकी हैसियत नहीं कि यह मेरी बेटी की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर सके। इसलिए मेरी बेटी ने फैसला किया है कि वह कानून के मुताबिक हर महीने इससे गुजारा भत्ता लेगी, लेकिन इसे आजाद नहीं करेगी। यह आदमी प्रिया को खुश नहीं रख सकता, तो हम भी इसे किसी और के साथ खुश नहीं देखना चाहते। जज साहब सारी बातें सुन रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ कहते, आरव के वकील मिस्टर शर्मा तुरंत खड़े हो गए। उनकी आवाज में गुस्सा और आत्मविश्वास था। जज साहब, इस मामले में एक और बात है जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और एक पुराना लेकिन साफ सुथरा दस्तावेज निकालकर जज साहब की ओर बढ़ाया। जज साहब, यह आरव का अपॉइंटमेंट लेटर है। 3 साल पहले चेन्नई की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से मिला था। पैकेज था 8 लाख रुपए सालाना, जो आज वह कमाता है उसका 4 गुना था। लेकिन आरव ने यह नौकरी ठुकरा दी। जज साहब ने हैरानी से दस्तावेज देखा और पूछा, मिस्टर आरव, आपने इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ दी? इससे बेहतर आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता था। अगर आपने यह नौकरी ले ली होती तो आज आपके हालात कुछ और होते। शर्मा जी ने एक नजर प्रिया पर डाली, जिसका चेहरा अब भावहीन हो चुका था। फिर जोरदार आवाज में बोले, जज साहब, यह सवाल आप आरव से नहीं, उनकी पत्नी प्रिया शर्मा से पूछिए। हाँ जज साहब, क्योंकि प्रिया चेन्नई शिफ्ट नहीं होना चाहती थी। वह कहती थी कि मैं अपने माता पिता से इतनी दूर नहीं जा सकती, और मेरे मुवक्किल आरव कपूर ने अपने करियर का इतना बड़ा मौका सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया ताकि प्रिया को अपने परिवार से दूर न जाना पड़े। शर्मा जी ने अपनी बात खत्म करते हुए एक सवाल दागा जो कोर्ट रूम में बिजली की तरह कौंध गया। जिस इंसान ने अपनी पत्नी की एक ख्वाहिश के लिए अपने भविष्य को दांव पर लगा दिया, उस पर उसकी पत्नी एक एक पैसे के लिए तरसाने का इल्जाम लगा रही है। ये कहां तक जायज है? आरव के वकील के इस खुलासे ने कोर्ट रूम में टहलका मचा दिया। जज साहब, वहां मौजूद वकील और आम लोग सभी हैरान थे। सबकी नजरें प्रिया पर थीं, जो मूर्ति की तरह खड़ी थीं। उसका चेहरा शर्म से पीला पड़ चुका था। वह कुछ बोल नहीं पा रही थी, और अब सुशीला राव के पास भी कहने को कुछ नहीं था, क्योंकि यह एक ऐसा सच था जिसे नकारा नहीं जा सकता था। जज अशोक मेहता ने दस्तावेज को गौर से देखा, फिर आरव के झुके हुए कंधों को, और फिर प्रिया के फीके चेहरे को। उनकी अनुभवी आंखों को अब कहानी के वे हिस्से भी दिखने लगे थे जो अब तक छिपे हुए थे। सुशीला राव को लगा कि बाजी उनके हाथ से निकल रही है। उन्होंने तुरंत आंसुओं भरी आंखों से जज साहब की ओर देखा। जज साहब, यह कहानी का सिर्फ एक पहलू है जिसे वकील साहब बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। हमने अपनी प्रिया को बचपन से रानी की तरह पाला है। उसने कभी कोई तकलीफ नहीं देखी। जब वह छोटी थी तो एक खिलौने के टूटने पर रो पड़ती थी। मैं और उसके पापा तब तक चैन से नहीं बैठते थे जब तक उसकी मुस्कान वापस न आ जाए। हमने उसे नाजों से पाला जज साहब, और इन लोगों ने क्या किया? मेरी उस हंसती खेलती बेटी को हर दिन रुलाया। जिस बेटी ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, उसे रोज तानों का जहर पीना पड़ा। जब भी मैं उसे फोन करती हूं तो उसकी सिसकियां ही सुनाई देती हैं। मैं अपनी बेटी को इस नर्क में घुटते हुए नहीं देख सकती। प्रिया ने अपनी मां का हाथ थाम लिया और टूटती आवाज में बोली, हाँ मां,
मैं हार गई हूं। मैंने बहुत कोशिश की इस घर में अपनी जगह बनाने की, लेकिन मेरे सपनों और मेरे वजूद को हमेशा नजरअंदाज किया गया। मैं अब थक चुकी हूं। कोर्ट में मौजूद कुछ महिलाएं प्रिया की पीड़ा को समझ रही थीं, लेकिन तभी जज अशोक मेहता ने अपनी कलम मेज पर रखी और कुछ देर के लिए आंखें बंद कीं, जैसे वह इस पूरे मामले की गहराई को नाप रहे हों। फिर उन्होंने चश्मे के ऊपर से सुशीला राव पर एक तीखी नजर डाली और वह सवाल पूछा जिसने केस की पूरी दिशा बदल दी। सुशीला जी, एक बात बताइए, जब प्रिया अपने ससुराल में थी तब आप दोनों की कितनी बार बात होती थी? सुशीला राव ने गर्व से कहा, रोज। जज साहब, 2-3 घंटे तो आराम से बात हो जाती थी। वह मुझसे अपना हर सुख दुख बांटती थी। जज साहब ने अगला सवाल दागा, उस वक्त क्या आपको पता होता था कि उनके घर में आज खाने में क्या बना है? हाँ, बिल्कुल। मेरी बेटी मुझसे कुछ नहीं छिपाती, सुशीला राव ने जवाब दिया, यह समझे बिना कि वह एक जाल में फंस रही थीं। जज साहब ने पूछा, अगर सास बहू में कोई छोटी मोटी तकरार होती थी तो क्या उसकी खबर भी आपको तुरंत मिल जाती थी? जी जज साहब, मेरी बेटी किसे अपना दुख सुनाती, वह सब मुझे बताती थी। मैं ही उसका एकमात्र सहारा थी, सुशीला राव ने जोर देकर कहा। अब जज साहब की आवाज में सख्ती आ गई। उन्होंने सुशीला राव की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, तो मतलब आप अपनी बेटी के ससुराल की हर छोटी बड़ी बात की खबर रखती थीं, किचन की नोकझोंक से लेकर उनके निजी पल तक। कोर्ट रूम में सन्नाटा पसर गया। जज साहब ने अपना आखिरी और सबसे तेज सवाल पूछा, सुशीला जी, आपने अपनी बेटी को नाजों से पाला, पढ़ाया लिखाया और धूमधाम से उसकी शादी की, ये सब जानते हैं, लेकिन क्या आपने उसे कभी मानसिक रूप से अपने ससुराल का होने दिया या हर रोज फोन पर उसे वापस अपने ही घर की रानी बनाए रखा? यह सवाल एक आईना था जिसमें सुशीला राव को अपना चेहरा दिखने लगा। कोर्ट में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। सुशीला राव तिलमिला उठीं और तुरंत अपना बचाव करने लगीं। जज साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उसकी मां हूं। अगर वह मुझे अपना दुख नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? क्या मैं उसे मरने दूं? जज साहब ने शांति से कहा, सुशीला जी, यह सच है कि एक बेटी अपनी मां को ही अपना दुख बताएगी, लेकिन सवाल यह है कि दुख था कौन सा? उन्होंने अपनी नजरें प्रिया और सुशीला राव पर टिकाईं। आरव का ऑफिस से लेट आना एक घटना है, दुख नहीं। सास का खाने में नुक्स निकालना एक तकरार है, जुल्म नहीं। जन्मदिन पर महंगा तोहफा न मिलना एक उम्मीद का टूटना है, रिश्ते का टूटना नहीं। जज साहब की आवाज अब और गहरी हो गई। आपने अपनी बेटी से हर रोज 3 घंटे बात की। आपने उसके घर की हर बात सुनी और हर छोटी बात को एक बड़ा दुख बना दिया। हर छोटी तकरार को जुल्म का नाम दे दिया। अगर आप ये बातें न पूछती और प्रिया आपको न बताती तो शायद कुछ दिनों में ये सब भूल जाती और घर वाले फिर से एक हो जाते, लेकिन आपने ऐसा होने नहीं दिया। आपकी बातों ने छोटी सी चिंगारी को इतना बड़ा कर दिया कि वह आग बन गई। प्रिया की नजरों में उसका ससुराल एक नर्क और उसका पति एक जालिम बन गया। सुशीला राव कांप रही थी। मैंने तो बस उसका साथ दिया, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। यह साथ नहीं था सुशीला जी, जज साहब ने सख्ती से कहा। यह जहर था, एक मीठा जहर जो आपने अपनी बेटी के वैवाहिक रिश्ते में घोल दिया। शादी का रिश्ता पति पत्नी के भरोसे और समझदारी से चलता है। आपने रोज फोन करके उस रिश्ते की जड़ों में नफरत और शिकायतों का तेजाब डाला। उन्होंने प्रिया की ओर देखा जो सुन्न खड़ी थी। प्रिया जी, जब भी आपकी अपने पति से अनबन हुई, आपने उसका हल निकालने के लिए आरव से बात करने की बजाय अपनी मां को फोन किया। आपने अपने पति को अपना साथी नहीं बल्कि अपनी मां को अपना वकील बना लिया। आपके और आपके पति के बीच का हर फैसला अब आपके और आपकी मां के बीच होने लगा। जज साहब ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, असली समस्या न पति में है न पत्नी में। समस्या उस तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी में है जो प्यार के लिबास में छिपी हुई है। सुशीला जी, आपकी बेटी 3 साल से शादीशुदा है, लेकिन आपने उसे कभी अपने पति की पत्नी बनने का मौका ही नहीं दिया। यह सुनते ही प्रिया को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। उसके कानों में उसकी अपनी शिकायतें, अपनी मां से की गई हर बात, हर आंसू गूंजने लगे। उसे आज पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों से अपने घर की नींव को कमजोर कर दिया था। कोर्ट में सन्नाटा छा गया।
तभी पीछे से किसी ने धीरे से ताली बजाई और देखते ही देखते पूरा कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये तालियां जज साहब के विश्लेषण के लिए थीं, उस कड़वी सच्चाई के लिए जिसे आज हर कोई महसूस कर रहा था। जज साहब ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। उनकी आवाज में अधिकार था, लेकिन एक पिता जैसी नरमी भी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। यह साफ है कि इस रिश्ते में कड़वाहट घुल चुकी है, लेकिन यह भी सच है कि तलाक किसी समस्या का आखिरी हल होना चाहिए, पहला नहीं। इसलिए तलाक की अर्जी पर कोई फैसला सुनाने से पहले यह अदालत एक वैवाहिक प्रयोग का आदेश देती है। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर हैरानी थी। वैवाहिक प्रयोग? यह क्या होता है? जज साहब ने अपनी बात जारी रखी। यह प्रयोग 1 महीने तक चलेगा और इसके कुछ सख्त नियम होंगे जिनका पालन दोनों को करना होगा। अगले 1 महीने तक श्रीमती प्रिया अपनी मां सुशीला राव से किसी भी तरह का संपर्क नहीं करेंगी। न फोन, न वीडियो कॉल, न मुलाकात। यह सजा नहीं है, बल्कि प्रिया को यह मौका देना है कि वह बिना किसी बाहरी प्रभाव के अपने मन की आवाज सुन सकें। आरव और प्रिया को हर हफ्ते एक साथ मैरिज काउंसलर के पास जाना होगा। सत्र की रिपोर्ट सीधे अदालत में जमा होगी। आपको एक खाली कांच का जार और कुछ कागज की पर्चियां रखनी होंगी। हर रोज बिना एक दूसरे को दिखाए आपको अपने रिश्ते की एक अच्छी सकारात्मक याद उस पर्ची पर लिखकर जार में डालनी होगी। ये यादें आपके झगड़ों से पहले की होनी चाहिए। इस जार को 1 महीने बाद अदालत में ही खोला जाएगा। आप दोनों एक ही घर में रहेंगे, लेकिन एक दूसरे पर कोई दबाव नहीं डालेंगे और इस दौरान आरव की मां और प्रिया की मां उनके किसी भी काम में दखल नहीं देंगी। ध्यान रहे, अदालत के हर आदेश का सख्ती से पालन होना चाहिए। यह एक अनोखा फैसला था। आरव और प्रिया दोनों हैरान थे, लेकिन उनके पास इसे मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शुरुआती दिन बहुत मुश्किल थे। घर में एक भारी खामोशी छाई रहती थी। प्रिया के लिए अपनी मां से बात किए बिना एक दिन भी काटना मुश्किल था। उसे बार बार फोन उठाने की इच्छा होती, लेकिन अदालत का आदेश उसे रोक देता। पहला काउंसलिंग सत्र एक तूफान की तरह था। दोनों ने अपना सारा गुस्सा और भड़ास काउंसलर के सामने निकाल दी। काउंसलर ने बिना किसी को सही या गलत ठहराए उनकी बातें सुनी, लेकिन अगले सत्र में वे एक दूसरे के नजरिए को समझने लगे। प्रिया को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी मां की चिंता ने आरव को कितनी घुटन दी थी। आरव को समझ आया कि प्रिया अपनी मां पर कितनी निर्भर थी और नए माहौल में उसे कितने सहारे की जरूरत थी। स्मृतियों का जार धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगा। हर रात सोने से पहले वे अपने पुराने सुनहरे पलों को याद करते। आरव ने उस दिन के बारे में लिखा जब प्रिया ने उसके जन्मदिन पर रात को उसका पसंदीदा रेड वेलवेट केक बनाया था। प्रिया ने उस पल को याद किया जब समुद्र किनारे टहलते वक्त आरव ने उसे ठंड से बचाने के लिए अपनी स्वेटर दे दी थी। ये छोटी छोटी यादें उन्हें उनके पुराने प्यार की याद दिला रही थीं। वे अपने झगड़ों को भूलकर अपनी पसंद नापसंद, अपने सपनों और डर के बारे में बात करने लगे। इस प्रयोग का सबसे बड़ा मोड़ एक रात आया। प्रिया जार के पास बैठी चुपचाप रो रही थी। आरव ने उसे देखा तो उसके पास जाकर बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ प्रिया के कंधे पर रख दिया। प्रिया ने सिसकते हुए कहा, आरव, हम कैसे थे और हम क्या हो गए? मां की हर बात मानना मेरी गलती थी। मैंने तुम्हारी भावनाओं को, तुम्हारे त्याग को कभी समझा ही नहीं। मैंने तुम पर इल्जाम लगाए। मैं बहुत गलत थी। आरव ने उसे अपनी ओर खींच लिया और गले से लगा लिया। इतने समय बाद वे एक दूसरे के आलिंगन में थे। आरव ने कहा, तुम गलत नहीं हो प्रिया। शायद मैं भी तुम्हें वह भरोसा नहीं दे पाया कि तुम मुझसे अपनी हर बात कह सको। गलती हम दोनों की थी। उस रात उनके घर की खामोशी टूटी। आंसुओं ने सारी कड़वाहट धो दी और उनकी जगह प्यार और समझने ले ली। 1 हफ्ते बाद काउंसलिंग सत्र में प्रिया और आरव ने काउंसलर को बताया कि वे अब एक दूसरे से ज्यादा खुलकर बात करने लगे हैं। काउंसलर ने देखा कि दोनों के बीच का तनाव कम हो रहा था। प्रिया ने बताया कि उसे अब अपनी मां से हर छोटी बात साझा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। उसने अपनी मां को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और कहा कि वह अब अपनी शादी को एक नया मौका देना चाहती है। पत्र में उसने अपनी मां से माफी भी मांगी कि उसने अनजाने में उनकी चिंता को अपने रिश्ते पर हावी होने दिया।
आरव ने भी अपनी माँ से बात की और उन्हें समझाया कि वह और प्रिया अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें थोड़ा समय और स्थान चाहिए। उनकी माँ ने शुरू में नाराजगी दिखाने के बाद आखिरकार उनकी बात मान ली। स्मृतियों का जार अब लगभग आधा भर चुका था। हर पर्ची एक पुरानी याद थी जो उन्हें उस समय की याद दिलाती थी जब उनकी दुनिया में सिर्फ प्यार और हंसी थी। एक रात प्रिया ने जार में एक पर्ची डाली जिसमें उसने उस दिन के बारे में लिखा जब आरव ने उसे पहली बार अपने गांव की एक छोटी सी नदी के किनारे ले जाकर प्रपोज किया था। उसने लिखा, तुमने उस दिन मेरे लिए एक कागज की नाव बनाई थी और कहा था कि हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होगी, हल्की लेकिन मजबूत, जो हर लहर को पार कर जाएगी। आरव ने उस रात को याद किया जब प्रिया ने उसे अपने कॉलेज के फेस्ट में अपने साथ स्टेज पर खींच लिया था और दोनों ने मिलकर एक मजेदार नाटक में हिस्सा लिया था। उसने लिखा, तुम्हारी हंसी ने उस दिन पूरे हॉल को रोशन कर दिया था। मैंने उसी पल सोच लिया था कि मैं इस हंसी को हमेशा अपने पास रखूंगा। इन छोटी छोटी यादों ने उनके बीच की दीवारों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। वे अब एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने लगे। एक रविवार को आरव ने प्रिया को सरप्राइज दिया। उसने घर पर ही एक छोटा सा डिनर प्लान किया जिसमें उसने प्रिया की पसंद का पास्ता बनाया। प्रिया को यह देखकर हंसी आ गई क्योंकि आरव को खाना बनाने का ज्यादा अनुभव नहीं था और पास्ता थोड़ा जल गया था, लेकिन उसने उसका स्वाद चखकर कहा, यह मेरे लिए दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पास्ता है क्योंकि इसे तुमने बनाया है। उस रात दोनों ने देर तक बातें की, हंसे और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। इस बीच प्रिया ने अपने बिजनेस के सपने को फिर से जीवंत करने का फैसला किया। उसने आरव से बात की और इस बार आरव ने उसका पूरा साथ दिया। उसने कहा, प्रिया, इस बार मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो चाहती हो वह करो, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। प्रिया ने एक छोटा सा ऑनलाइन बुटीक शुरू करने की योजना बनाई और आरव ने उसे अपने ऑफिस के कुछ दोस्तों से मिलवाया जो मार्केटिंग और डिजिटल बिजनेस में मदद कर सकते थे। प्रिया को पहली बार लगा कि उसका सपना अब सिर्फ उसका नहीं बल्कि उनका साझा सपना बन गया था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके बीच का रिश्ता और मजबूत होता गया। वे अब एक दूसरे की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगे। प्रिया ने देखा कि आरव अब पहले से ज्यादा घर पर समय बिताने की कोशिश करता था। वह ऑफिस से जल्दी लौटने की कोशिश करता और कभी-कभी प्रिया के लिए उसकी पसंदीदा कॉफी लाता। प्रिया ने भी अपनी आदतें बदलीं। वह अब हर छोटी बात को अपनी माँ से साझा करने के बजाय आरव से बात करती। एक बार जब उनकी बेटी को फिर से बुखार हुआ तो दोनों ने मिलकर उसका ध्यान रखा। प्रिया ने उस रात आरव को गले लगाकर कहा, तुम मेरे लिए हमेशा से ही सबसे अच्छे पिता और पति रहे हो, मुझे बस तुम्हें समझने में वक्त लग गया। इस बीच सुशीला राव को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था। एक दिन जब प्रिया ने अपनी माँ से काउंसलर की सलाह पर बात की तो सुशीला ने रोते हुए कहा, प्रिया, मैंने बस तुम्हारा भला चाहा था, लेकिन शायद मैंने तुम्हें अपने ससुराल में पूरी तरह बसने ही नहीं दिया। मुझे माफ कर दे। प्रिया ने अपनी माँ को गले लगाया और कहा, माँ, तुमने जो किया वह प्यार में किया, लेकिन अब मुझे मेरे परिवार के साथ अपनी जिंदगी जीने दे। सुशीला ने सिर हिलाकर अपनी सहमति दी और पहली बार प्रिया को लगा कि वह अपनी माँ के बिना भी अपने फैसले ले सकती है। जैसा कि अदालत का 1 महीने का समय पूरा होने वाला था, प्रिया और आरव दोनों को एक अजीब सी बेचैनी थी। वे अब एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। स्मृतियों का जार अब लगभग भर चुका था और हर पर्ची उनके प्यार की एक कहानी बयान करती थी। काउंसलर ने अपनी आखिरी रिपोर्ट में लिखा कि दोनों ने एक दूसरे को समझने और अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की है। उसने यह भी लिखा कि प्रिया और आरव अब एक दूसरे के साथ न सिर्फ पति पत्नी के रूप में बल्कि दोस्तों के रूप में भी जुड़ गए हैं। जब 1 महीने बाद कोर्ट की तारीख आई तो प्रिया और आरव कटघरे में एक साथ खड़े थे। इस बार उनके चेहरों पर न तो गुस्सा था न शिकायत। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए सम्मान और प्यार की चमक थी। जज अशोक मेहता ने स्मृतियों का जार मंगवाया और उसे खोलने का आदेश दिया।
कोर्ट कर्मचारी ने एक एक करके कुछ पर्चियां पढ़ीं। हर पर्ची पर लिखी याद ने कोर्ट रूम में मौजूद लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला दी। एक पर्ची में प्रिया ने लिखा था, जब हम पहली बार गोवा गए थे और तुमने मुझे समुद्र की लहरों से बचाने के लिए मुझे अपनी पीठ पर उठा लिया था। आरव की एक पर्ची में लिखा था, जब तुमने मेरे लिए रात भर जागकर मेरे ऑफिस प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार किया था और सुबह मुझे सरप्राइज दिया था। जज साहब ने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह जार सिर्फ कागज की पर्चियों का जार नहीं है, यह आपके रिश्ते की नींव है जो प्यार, विश्वास और समझ से बनी है। आप दोनों ने इस 1 महीने में साबित कर दिया है कि अगर इरादा नेक हो तो कोई भी रिश्ता टूटने से बच सकता है। लेकिन अदालत को अब भी यह तय करना है कि आप दोनों का भविष्य क्या होगा। जज साहब ने एक गहरी सांस ली और काउंसलर की रिपोर्ट को फिर से देखा। फिर उन्होंने प्रिया और आरव से पूछा, आप दोनों अब क्या चाहते हैं? क्या आप इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं या फिर तलाक का रास्ता चुनना चाहते हैं? प्रिया और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में एक साझा समझ थी। प्रिया ने धीरे से आरव का हाथ थामा और कहा, जज साहब, हमने इस 1 महीने में एक दूसरे को फिर से पाया है। हम अब समझते हैं कि हमारी गलतियां क्या थीं। हम इस रिश्ते को एक नया मौका देना चाहते हैं। जज साहब ने उनकी बात सुनी और फिर सुशीला राव की ओर देखा। सुशीला जी, आपकी बेटी और दामाद ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया है। क्या आप उनकी इस नई यात्रा में उनका साथ देंगी, बिना किसी दखलंदाजी के? सुशीला राव ने सिर झुकाकर कहा, जी जज साहब, मैं अपनी बेटी की खुशी चाहती हूं। मैं अब उनके रिश्ते में दखल नहीं दूंगी। जज साहब ने अपनी कलम उठाई और फैसला सुनाना शुरू किया। इस अदालत को यह देखकर खुशी हो रही है कि प्रिया और आरव ने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, इसलिए तलाक की अर्जी को खारिज किया जाता है। लेकिन यह अदालत दोनों पक्षों को सलाह देती है कि वे अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए काउंसलिंग सत्र जारी रखें। इसके अलावा सुशीला राव और आरव की मां को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को उनके वैवाहिक जीवन में स्वतंत्र रूप से फैसले लेने दें। कोर्ट रूम में एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। प्रिया और आरव ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद की चमक थी। जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही खत्म हुई, वे दोनों हाथ में हाथ डाले बाहर निकले। उनके पीछे सुशीला राव भी थीं, जिनके चेहरे पर अब गुस्से की जगह अपनी बेटी की खुशी देखकर संतुष्टि थी। बाहर निकलते ही प्रिया ने आरव से कहा, चलो आज हम कहीं बाहर डिनर करने चलते हैं, लेकिन इस बार कोई 5 स्टार होटल नहीं, बस हम दोनों, एक छोटा सा ढाबा और ढेर सारी बातें। आरव ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस बार मैं ऑर्डर करूंगा। तुम्हारा पास्ता जलाने का रिकॉर्ड अब तक मुझसे बेहतर है। दोनों हंस पड़े और उस हंसी में उनकी पुरानी केमिस्ट्री फिर से जिंदा हो उठी। उस रात जब वे एक छोटे से ढाबे पर बैठे थे, प्रिया ने आरव का हाथ थामा और कहा, हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन जो बचा है उसे हम और मजबूत करेंगे। आरव ने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्रिया, मैं तुमसे वादा करता हूं, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हमारा ये जार हमेशा हमारी यादों से भरा रहेगा। उनके रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उनके सामने अभी कई चुनौतियां थीं। प्रिया का बिजनेस, उनकी बेटी की सेहत और उनके परिवारों की अपेक्षाएं। लेकिन इस बार वे इन चुनौतियों का सामना अकेले नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर करने वाले थे।